Hello students, welcome to Career Path Tuition classes. We have to studied halogen derivatives lesson of class 12, Organic Chemistry Part 2. अभी तक हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली बहुत सा पार्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो रहता है नॉमेनक्लेचर, सेकेंड वन रहता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्ड वन रहते हैं प्रिपरेशंस एंड फोर्थ वन रहते हैं हमारे यूजेस, ठीक है। तो हमारा अभी प्रिपरेशन से मैकेनिज्म की तरफ मुंह डाइवर्ट हो रहा है। मतलब मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन किया था मैंने। SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दो मैकेनिज्म बताए थे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो नाम में ही इसके काम छुपा है। 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर, मतलब इसमें एट अ टाइम टू रिएजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड यूनिमोलिकुलर तो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जैसे मैं आपको बताइए कि मैं अपने प्रीवियस क्लास का जो भी पढ़ा हुआ रहता है वो रिवाइज कराती हूँ, ताकि जिनका भी भूल चुके हैं या नहीं पढ़ने में आया या छूट चुका है उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल पार्ट रहेगा और शॉर्टकट भी हो जाता है। जैसे आपको शॉर्टकट पार्ट जल्दी याद आ जाता है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पीछे का पार्ट था आपका। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि अल्किल हैलाइड और हैलोजन के बीच में, ठीक है। तो अल्किल हैलाइड मतलब R ग्रुप, R और किसी हैलोजन के बॉन्ड का डिटैचमेंट होता है। और ये डिटैचमेंट क्यों होता है वो भी मैंने कहा था कि R के साथ अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल बाइंड है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल बाइंड है तो वीक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होगा। तो इसके मैंने डेफिनेशन भी बना के दी थी कि हैलोजन एटम ऑफ अल्किल हैलाइड इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। इसमें जो हैलोजन निकलने वाला है वो लिविंग ग्रुप है हमारा। एंड ये कार्बन को क्यों लीव कर रहा है? क्योंकि इसके पास कोई हेवी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि वीक जो रिप्लेसमेंट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग से कराते ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स में भी वीक रिप्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग से होता है। तो सिंपल थिंग है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हो रहा है और आपको कुछ नया बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के बीच का और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का, और हमारा लिविंग ग्रुप X तो था ही। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिख के दी थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स फिर से आपको शॉर्टकट में बता दी, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेगेटिव चीज़ें, इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब पॉजिटिव चीज़ें। आगे हमने इसी का आगे कंटिन्यूशन में पार्ट देखा था कि मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिए थे। मैकेनिज्म्स हमारे दो पार्ट में इन्वॉल्व थे। तो इसमें SN2 और SN1 दो तरीके के मैकेनिज्म हमारे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अब बायमोलिकुलर क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ पे दो रिएजेंट साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दो रिएजेंट जिसमें जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है। मिथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला था हमारा CH3Br। जैसे CH3Br अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देता है तो हमारा मेथिल अल्कोहल पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्म बन रहा है। आयनिक फॉर्म में अगर देखा तो मैंने सिर्फ आयनिक फॉर्म में दिया है CH3Br प्लस OH माइनस गिव CH2H प्लस Br। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आपके दो रिएजेंट पे, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे और वीक न्यूक्लियोफाइल पे। मतलब आपका रिएक्शन रेट आपके दो रिएक्टेंट पे भी और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको स्पेसिफिकली बायमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड बायमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट और रिएजेंट, दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज अ रिएजेंट। तो रिएक्शन का रेट आपका डिपेंड कर रहा है रिएजेंट पे और सबस्ट्रेट पे, दोनों पे, इसलिए इसको बायमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। सिमिलरली हमने आगे भी देखा था, ठीक है। मैंने काइनेटिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दिया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा CH3Br प्लस OH माइनस। ये जो ब्रैकेट बना रही हूँ मैं आपको, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है, इसको आप और कोई ब्रैकेट मत बनाओ, क्योंकि इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो जो मैंने कंसंट्रेशन लिखा है इसका मतलब ही है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और रिएजेंट पे, और रेट का साइन अगर हटाना है तो इसको हम K से हटाते हैं, ठीक है। तो ये बायोमोलिकुलर हो गया। अब मैकेनिज्म मैंने कहा कि सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो आगे है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है। इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो पीछे से ही अटैक क्यों कर रहा है, वाई इट विल बी अटैक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नेक्स्ट रिएजेंट्स। तो अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है क्योंकि ब्रोमीन जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पे अगर आगे से फ्रंट साइड अटैक देता था तो वहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाता था। तो दोनों में रिपल्शन होने की वजह से कार्बन के दोनों बॉन्ड्स निकल जाते थे। मतलब स्पेसिफिकली कार्बन के जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चले जाते थे, ब्रोमीन भी निकल जाता था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बाइंड नहीं हो पाता था, ठीक है। उस वजह से हमारा जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो आगे है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पीछे से। तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कहा जाता है प्लेनर कार्बोकटायन।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद मतलब ये फास्टली रिएक्शन होगी और फास्टली ये कन्वर्ट होगी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कार्बन की बॉन्डिंग यहाँ पे 5 हो रही है, 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग है, मतलब ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इस वजह से कार्बन को ब्रोमीन के साथ जल्दी से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और हाइड्रोक्सिल के साथ जल्दी से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डॉटेड बॉन्ड बनाना है। ये मेरे अभी बना के वो डार्क बन गया है, पर आपको यहाँ पे डॉट बॉन्ड बनाने हैं। तो डॉट बॉन्ड का मतलब होता है कि दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियस बने हुए हैं, एक बन रहा है उसमें से और एक टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है। ट्रांजिशन स्टेट भी कभी कभार आपको पूछी जाती है। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ पे दोनों न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियस बाइंड है और यहाँ पे कार्बन आपको पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। पेंटा कोऑर्डिनेट मतलब 5 बॉन्ड बना है, एक कार्बन का एक ब्रोमीन के साथ, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है, ठीक है, तो वही एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है और कार्बन और इनके बीच में हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और बॉन्ड एंगल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरीके से वो ज्योमेट्री दे रहा है। दिस इज अ कार्बन, ये हाइड्रोजन ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन बाजू में, तीसरा हाइड्रोजन, तो ये एक तरीके की ज्योमेट्री मिल रही है जिसमें आपको ज्योमेट्री में दिख रहा है कि इसका एंगल दिख रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोक्सिल का बॉन्ड बनेगा। इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है मिथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये बनता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है पीछे से अटैक हो रहा है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ये आपको फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला जैसा मिल रहा है, मतलब वाल्डेन, साइंटिस्ट वाल्डेन ने बताया था कि ये फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है, ठीक है। टुडेज टॉपिक हमारा उसी के आगे कंटिन्यूशन में है। आज का हमारा मैकेनिज्म रहेगा SN1, ठीक है। तो SN2 और SN1 हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो SN1 मतलब क्या होगा? तो SN1 का मतलब होगा सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें दोनों रिएजेंट्स एट अ टाइम इन्वॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। जैसे हमारा SN2 और SN1 का फिर मैं कंपैरिजन भी बता देती हूँ आपको कि क्या है, ठीक है। पर हम अब बेसिकली SN2 मैकेनिज्म हो गया हमारा, अब SN1 दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक कंपलसरी रहता है, आता है 3 से 4 मार्क्स के लिए, अभी तक तो आया हुआ है, अभी इस साल भी कंटिन्यूशन में रह सकता, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ने लायक बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको चैप्टर के एंडिंग में बताऊंगी कि शॉर्टकट में आपको अगर याद रखना है कोई चीज़ों को, या जैसे मैं इंडेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आपका 1 आवर शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर ओवरव्यू में रिवाइज कराऊंगी। तो उस टाइम तक आप मेरे कंटिन्यूशन में ये चीज़ें देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज, ठीक है, सिर्फ एक स्पीसीज पे, सिर्फ वन स्पीसीज पे अगर कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है तो उसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एग्जांपल दिया है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब टर्शियरी क्यों, मैंने एज इट इज एक्सप्लेन किया, कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े इसलिए टर्शियरी। कितने कार्बन है हमारे टोटल, अगर कंटिन्यू काउंटिंग किए तो उसको कहा जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब टर्शियरी ब्यूटिल और ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हमारा स्ट्रक्चर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, हमारा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है डायरेक्टली OH, ठीक है। K का रिप्लेसमेंट मतलब K और Br बाहर निकल चुका है, हमारा KBr एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकला है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन की जगह, मतलब सॉरी कार्बन की जगह नहीं, कार्बन के साथ बाइंड अप हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एज इट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स का स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब जैसे यह दिया है आयनिक फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है, जैसे मैंने SN2 बताया वैसा ही एग्जैक्टली फंडा है, तो वैसे ही आपको कंटिन्यूशन में लिखना है। जैसे वहाँ पे भी हमने मिथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन लिखी थी, तो यहाँ पे हमने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन लिखी है, ठीक है। सिमिलरिटी बहुत है इसलिए कन्फ्यूजन भी रहेगा, पर आपको दोनों एट अ टाइम रिवाइज कराने हैं, साथ साथ में पढ़ना है। दिस इज द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये सिमिलर नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल लिखो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आयनिक फॉर्म में अगर लिखा तो मैंने K नहीं लिखा है, Br और OH माइनस के बीच में रिप्लेसमेंट हो रहा, OH लिप में लग गया, Br बाहर निकल गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ गया होगा, क्योंकि SN2 का भी सिमिलर फंडा था, उसका कंसंट्रेशन आपके 2 स्पीसीज पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे था, सॉरी रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे था। यहाँ आपका कंसंट्रेशन हमारा सिर्फ एक स्पीसीज पे है। अब ये एक स्पीसीज क्या है, कैसी है, वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे काइनेटिक्स, इसका काइनेटिक्स क्या था हमारा, उसका काइनेटिक्स हमारा डिपेंड करता था सिर्फ, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट पे था ना, सॉरी नॉट अ प्रोडक्ट एग्जैक्टली, हमारे दोनों रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा था हमारा उसका काइनेटिक्स। पर यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड कर रहा है सिर्फ रिएक्टेंट पे, ठीक है। तो सिमिलर फंडा है, रेट इज इक्वल टू K CH3 तो हमारा रिएक्टेंट कौन है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो एक ही चीज पे आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड करता
इसलिए इसको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है। सो इट कैन बी सीन दैट कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो हाइड्रोक्सिल था या ब्रोमीन था उस पर हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा, हमारा रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपके सबस्ट्रेट पे, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस है ये 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों स्टेप्स पे, 2 स्टेप्स पे है। तो इसमें पहली स्टेप्स है, जैसे वहाँ पे हमारी एक सिंगल स्टेप में थी, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हमारा सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था, दोनों न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियस अटैच थे, एक आगे से एक पीछे से, एक टूटा और एक जुड़ गया। पर यहाँ पे हमारा वैसा नहीं है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, उसके बाद दूसरा न्यूक्लियोफाइल एंट्री मारेगा, ठीक है। तो देखो कैसे एंट्री करता है ये। तो पहला तो हमारा मैंने कहा जैसे 2 स्टेजेस में हो रहा है, तो पहला रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम का मतलब पता होगा, आई थिंक सो आपको तो ये इतना पता ही होगा, कार्बोनियम, कार्बोकटायन, कार्बोअनायन, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन क्या होगा, तो कार्बोकटायन मतलब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा कार्बन पे, क्यों किसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ताकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट किए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल चुके हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। सिंपल एग्जांपल अगर दूँ तो Na सोडियम का प्लस वैलेंसी है, सोडियम पे क्यों, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन को दिया हुआ है, वही क्लोरीन पे हमेशा माइनस चार्ज रहता है क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी की तरीके से आपको याद रखना है। तो कार्बोकटायन मतलब कार्बोकटायन कशायंस जो भी बोलो, कार्बोकशायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस किए हैं, और कार्बोअनायन का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है। तो जैसे वो वहाँ पे 5 वैलेंसी हो गई थी हमारी SN2 में, तो वहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, पर वहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोई बॉन्ड बना के नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स बाइंड अप में थे, वीक बॉन्ड से बाइंड अप में थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से नहीं बनते थे। अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बनते थे तो उस कंडीशन में मुझे कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ता था, पर वहाँ पे मैंने आपको कार्बन के बॉन्डिंग्स न्यूक्लियोफाइल के साथ डॉटेड बनाई है, इसलिए वहाँ पे मैंने कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे 2 स्टेप्स है। तो पहले तो कार्बोनियम आयन, अब कार्बोनियम आयन एक्जैक्टली है क्या, तो कार्बन ब्रोमीन, ठीक है, जैसे CBr, ठीक है, कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है, और ये पता है आपको हाईली पोलर है, मतलब कार्बन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव, पोलैरिटी का मतलब पता है, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, सिमिलर थिंग्स एग्जैक्टली यहाँ पे काम कर रही है आपके, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सिमिलर थिंग्स काम कर रही है। तो CBr बॉन्ड का जो है वो आपका ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, CBr बॉन्ड ब्रेक कर रहा है स्लो स्टेप में। स्लो स्टेप में बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट नया दिया हुआ है ताकि आपको जल्दी से कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे वो ब्रोमीन का जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है मैंने वो डॉटेड बनाया, मतलब यहाँ पर मतलब क्या होगा कि कार्बन और ब्रोमीन दूर जाते हुए दिख रहा है कार्बन से, ठीक है, कार्बन से ब्रोमीन दूर जाते हुए दिख रहा है, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, बेचारे दूर जाएगा। सो CBr बॉन्ड इन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हाईली पोलर ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 मिथिल ग्रुप्स। तो 3 मिथिल ग्रुप्स के बीच में और कार्बन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आई का मतलब होता है इंडक्टिव, मैंने पॉजिटिव आई लिख दिया, इसको अपने 11th में पढ़ा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर नहीं याद आ रहा तो आप फिर से इसको एक बार रीड कर लीजिए। अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट अगर पढ़ाने जाऊँ तो यहाँ का फंडा और ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, इसलिए आप इंडक्टिव इफेक्ट खुद पढ़िए तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में मतलब कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद देखो यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकल चुका है, दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल जो बाहर निकल चुका है, कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको कहा जाएगा आपका कार्बोनियम आयन, दिस इज अवर कार्बोनियम आयन। ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट और ये हो गया हमारा कार्बोनियम आयन। तो ये एक स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल निकला है, वहाँ पे हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे एंटर कर रहा था सेम टाइम पे, पर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल निकला है, पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है। यहाँ तक समझा? ये मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ, SN1 मैकेनिज्म यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है सिर्फ ओनली सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। पर ये आपकी जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में कंफर्म हो रही है। एक तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम, मतलब कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, हैलोजन को निकाल देगा क्योंकि पोलैरिटी है और पॉजिटिव और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड स्टेप आ रही है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है, तो किस तरीके से बन रहा है प्रोडक्ट देखो, तो कार्बोनियम आयन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा दिस इज अ कार्बोनियम आयन, और कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है
तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रह सकता। उसको एक तो रिएक्शंस, अगर 5 बॉन्ड है तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड लेना पड़ेगा। उसके लिए वो हाइड्रोक्सिल मतलब अपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ जल्दी से जल्दी बॉन्ड बनाता है। फास्ट, देखो फास्ट लिखा है रिएक्शन में, मतलब बहुत फास्ट में हो रही है रिएक्शन, क्योंकि इट इज़ अनस्टेबल कंपाउंड, ये अनस्टेबल है। कार्बन की वैलेंसी 4 चाहिए पर यहाँ पे 3 ही है। उस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन फास्टली रिएक्शन दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड बन रहा है और ट्रांजिशन स्टेट टू एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जाती है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब एक स्टेट आती है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैं अगर आपको एक बेसिकली और थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन में बता दूँ कॉम्पिटिटिव के हिसाब से, तो आपका रिएक्टेंट अगर इधर है और ये हमारे अगर ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो किसी भी रिएक्टेंट को एक लेवल के बाद एक ट्रांजिशन स्टेट अचीव करनी पड़ती है। अगर वो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट अचीव नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये याद रखो, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट अचीव करने के बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे मैं अगर चाय बना रही हूँ तो चाय आपकी मोमबत्ती पे या दिए पे नहीं बन सकती, क्योंकि हीट उतनी कैपेबल ही नहीं है चाय को उबालने के लिए, पानी को उबालने के लिए। तो स्पेसिफिकली वो रिएक्टेंट को उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उतनी एनर्जी चाहिए। अगर आपकी चाय चढ़ाई है और आपकी गैस बंद हो गई, मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंची ही नहीं, तो फिर चाय बनेगी कैसे? पानी बॉयलना मतलब पानी बॉयल ही नहीं हुआ चाय पत्ती के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट लेनी पड़ती है, तो वही ट्रांजिशन स्टेट है। वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थी आपकी कार्बोनाइन की। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखो धीरे धीरे से पास में आ रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। अब ट्रांजिशन स्टेट 2 में हमारे 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा याद रखो, कॉम्पिटिटिव के तौर पे कभी कभार ये पूछा जाता है। तो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो 2 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे? तो एक तो है फर्स्ट में अगर रिएक्शन देखो तो एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। अब ये क्या है भाई रिटेंशन एंड इन्वर्जन? अगर मैंने कहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे से आ रहा है, ठीक है, चांसेस है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आगे से आ रहा है तो 50% चांसेस है हमारे रिटेंशन के। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर पीछे से एंट्री कर रहा है, ठीक है, पीछे से अगर एंट्री कर रहा है तो उसमें वो कहा जाता है इन्वर्जन। जैसे हमने इन्वर्जन SN2 मैकेनिज्म में भी पढ़ा था, वहाँ का भी हमारा पार्ट था इन्वर्जन का, वॉल्टन इन्वर्जन हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ से बैक साइड अटैक दे रहा था। वो बैक साइड अटैक काफी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि 1 मार्क के लिए एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया पड़ता है, 4 मार्क्स का ये कंटिन्यूएशन में जाता ही है। सो ये हमारा 50-50% का प्रोडक्ट हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है रेसेमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन। तो रेसेमिक मिक्सचर मैंने पहले भी कहा था, जैसे हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा तो लेवियो। अगर वो दोनों मिक्सचर्स दिखा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज भी रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो रहा है, तो उसको कहा जाता है एक मिक्सचर, जिसको हम D और L दोनों से एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ में ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसको कहा जाता है रेसेमिक मिक्सचर, और प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। SN2 SN1 मैकेनिज्म, मतलब कुछ तो बात होगी भाई इसमें। तो SN1 मैकेनिज्म हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका रिएक्शन रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। उसके साथ आपको काइनेटिक एक्सप्रेशन लिखना है। काइनेटिक एक्सप्रेशन के साथ हमारा काइनेटिक एक्सप्रेशन में मैंने कहा 2 स्टेप्स में होता है। एक तो पहली स्टेप रहती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकशायंस, दूसरी स्टेप रहती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कार्बोकशायन अगर देखें तो कार्बोकशायन हमारा क्या है, तो कार्बोकशायंस हमारा स्पेसिफिक रिएक्टेंट है, ठीक है, कार्बन के ऊपर जिसमें वैलेंसी 3 आ रही है, मतलब कार्बन का तो बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कार्बोकशायंस। और अगर मैं कार्बोनाइन लिखूँ तो कार्बोनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन के बॉन्ड बन गए हैं अभी 5, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करा देती हूँ इसमें, जैसे आपको दिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन है कार्बोकटन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन के 3 ही बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड कम है। और सेकंड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है कि वो जल्दी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनने के बाद वो ट्रांजिशन स्टेट में 2 तरीके के मिक्सचर्स देता है, इसको कहा जाता है रेसिमाइजेशन। तो यहाँ तक हो गया हमारा SN2 और SN1। अब अगर आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना है, एग्जाम टाइम पे आपको याद रखना है, तो कंपैरिजन मैंने लिखा के दिया है, आपकी बुक में नहीं है, पर शॉर्टकट में, जैसे क्योंकि हमारी एग्जाम जब रहती है तब हमारा स्पेसिफिकली बहुत से लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हम बिना रिविजन के याद नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये छोटा सा पार्ट भी, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये छोटा सा पार्ट भी आपने पढ़ लिया तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। तो SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिकुलर रिएक्शन, SN1 इज अ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। इसमें रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे और रिएजेंट पे, ठीक है, दिस इज अ सबस्ट्रेट
दिस इज अ रिएजेंट। इसका एग्जाम्पल याद रखना, SN2 का आपका एग्जाम्पल है मिथिल ब्रोमाइड के साथ, और इसमें रेट डिपेंड करता ओनली ऑन सबस्ट्रेट पे, ठीक है। इसका रेट डिपेंड करता ओनली ऑन सबस्ट्रेट। इसका रेट डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे, इसीलिए इसको कहा जाता है बायमोलिकुलर। इसका रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिमोलिकुलर। ये वन स्टेप रिएक्शन है, देखी थी हमने। एक ही कार्बन के साथ दोनों न्यूक्लियोफाइल बाइंड अप हो रहे थे एक पोजीशन पर, पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। ये टू स्टेप रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्शंस देखी हमने, इसमें कार्बो कटायन और प्रोडक्ट दो चीज़ें बन रही थी। यहाँ पे हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, वो भी बना दिया मैंने। पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैक साइड अटैक दे रहा था, ब्रोमीन फ्रंट साइड में था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। यहाँ पे बैक साइड अटैक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपको MCQs में वगैरह भी आ जाता है कि कौन सा अटैक हो रहा है। तो बैक साइड अटैक किस में दिखता है, तो SN2 में ही दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे ओनली फ्रंट साइड अटैक है, क्योंकि आगे से जगह खाली है ना भाई, जहाँ से जगह खाली है तो इजीली ब्रोमीन अंदर आ जाएगा। ये इन्वर्जन दिखाता है, ओनली फ्रंट साइड अटैक, ठीक है। बैक साइड अटैक है हाइड्रोक्सिल का, इसलिए इन्वर्जन दिखाता है। यहाँ पे आपको रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, इन्वर्जन विद रिटेंशन। तो जो नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ ये भी लिख लीजिए, ये भी बेटर है आपको। SN2 SN1 मैकेनिज्म तो आपको याद आ ही जाएगा, ये पढ़ने के बाद तो आपको अच्छे से और अच्छे से याद आ जाएगा। तो ये कंपैरिजन हो गया। कभी कभार डिस्टिंग्विश पैटर्न में आजकल क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बहुत ट्रिकी आते हैं, उस वजह से अगर आपको कंपैरिजन पूछ दिया, ठीक है, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए, ओवरकमिंग पूछ दिया, SN2 पे SN1 का ओवरकमिंग क्या, तो इससे आप उसमें लिख सकते हो। कुछ केमिस्ट्री में क्वेश्चंस वही रहते हैं, सिर्फ जम्बलिंग में रहते हैं, आंसर्स वही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ जम्बलिंग में जाते हैं, तो हमें वही नहीं समझता कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्या करने हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। SN2 SN1 मैकेनिज्म जो हमारा आज खत्म हुआ। अब आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो जैसे हमारे फैक्टर्स SN2 और SN1 में हमारे फैक्टर्स क्या थे, सबस्ट्रेट कैसा था, सॉल्वेंट कैसा था, और प्रोडक्ट कैसे बना। तो हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है, मैंने इसको भी डिस्टिंग्विश पैटर्न में दे दिया है। आपकी बुक में बहुत लेंथी पार्ट में था, पर ये डिस्टिंग्विश पार्ट में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, SN2 में सबस्ट्रेट कैसा है और SN1 में सबस्ट्रेट कैसा है, तो कंपैरिजन में बता देती हूँ मैं। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है SN2 मैकेनिज्म में, हमें पता है कि ये पेंटा कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर देता है ना। ट्रांजिशन स्टेट इसमें पेंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना रहा था, और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट थे, इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट थे, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2। तो यहाँ पे आपको कार्बोकटायन स्ट्रक्चर मिल रहा था। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जो होता है फेवर्ड करता है प्राइमरी हैलाइड्स को, क्योंकि हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, RX, है ना, CH3Cl मिथिल, सॉरी CH3Br मिथिल ब्रोमाइड लिया था ना हमने, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड को सुटेबल है और टर्शियरी हैलाइड को सुटेबल नहीं है। और यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हमारा क्या था, ये आपके टर्शियरी हैलाइड को सुटेबल है, प्राइमरी हैलाइड को नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं अगर रिएक्शन बना दूँ, तो जैसे मैंने अगर मिथिल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3, ये हमारा स्पेसिफिकली SN2 का था, मिथिल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे अगर मैं CH3, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ही लेती थी, तो ये काफ़ी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक नहीं दे पाता, ये बल्की ग्रुप्स है। और बल्की ग्रुप होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। उस वजह से हमने ये एग्जाम्पल SN2 में नहीं लिया। SN2 में आपका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड वाला एग्जाम्पल नहीं जाएगा। उसी तरीके से SN1 में आपका प्राइमरी हैलाइड वाला, हाँ प्राइमरी हैलाइड आपसे बना सकते हो आप, पर फिर भी कैपेबिलिटी नहीं रहती, लिस्ट फेवर्ड रहता, ठीक है, बन जाता है पर लिस्ट फेवर्ड रहता। एग्जाम्पल दिया है, आंसर्स भी दिए हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी हैलाइड्स को प्रिफर्ड नहीं करता, ठीक है, ये बहुत कम प्रिफर्ड करता है SN2 मैकेनिज्म को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट, रिपल्शंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं देगा। वैसे SN1 मैकेनिज्म आपका मिथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा, मतलब दे तो देगा बट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो OH ग्रुप का आना और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। अब प्राइमरी हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्राइमरी हैलाइड हमारा हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि छोटा सा स्ट्रक्चर में चलो जल्दी से दे देगा। टर्शियरी हैलाइड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड डज नॉट गिव्स द SN2 मैकेनिज्म, तो उसका वही आंसर है, ये इसका ये आंसर है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से SN2 मैकेनिज्म आपका टर्शियरी हैलाइड के साथ रिएक्शन फेवर नहीं करता है। ये हो गया आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग का नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ए पार्ट, ठीक है। मैं बुक के हिसाब से ले रही हूँ, आपके नोट्स भी एग्जैक्टली बुक के हिसाब से बन रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखिए। एंड देन न्यूक्लियोफिलिसिटी और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी। तो रिएजेंट कैसा होना चाहिए हमारा, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफिलिक कैसा होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है दैट यूज इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल हमने पता है कि कार्बन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड रहता
जब न्यूक्लियोफाइल जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है, क्योंकि हैलोजेंस में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद का तो इलेक्ट्रॉन लेके जाते ही है पर कार्बन का भी लेके जाते हैं, इसीलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस कैरी हो रहा है, वो तो पता है हमें। सो इट शोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, सो इट्स कोरिलेटेड विद ल्यूइस बेस। बेस मतलब ऑफकोर्स नेगेटिव चार्ज आ गया। सो मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, जितना न्यूक्लियोफाइल पावरफुल रहेगा सबस्ट्रेट के साथ तो उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी और SN2 मैकेनिज्म उतना ही फास्ट चलेगा। एंड न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट स्लो, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जितना स्लो चलेगा SN1 मैकेनिज्म में तो वो कार्बोकैटायन बहुत धीरे बनेगा, इसलिए इसका रिएक्शन में फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा पार्ट, फिर भी बेसिकली मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर रही हूँ, इसलिए ये भी पार्ट आप अच्छे से थोड़ा सा रीड आउट करिए। तो न्यूक्लियोफाइल आपका बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग जाता है, और ये अगर फास्ट रिएक्शन दे रहा है तो SN2 मैकेनिज्म देता है और स्लो रिएक्शन दे रहा है तो SN1 मैकेनिज्म देता है। उसके बाद आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो सॉल्वेंट आयनाइजिंग होना चाहिए, आयंस होने चाहिए, जैसे हमारा KOH लिया हमने, क्यों KOH लिया, क्योंकि K+ और OH- हमारा सॉल्वेंट है, ये स्टेबलाइज करता है, आयंस देता है सॉल्वेशन में, और आयन जितना सॉल्वेशन रहेगा SN1 रिएक्शन के लिए तो वो इतना ही रैपिडली प्रोसीड होता है, ठीक है। तो SN1 जितने आयन जल्दी बनेंगे उतना हमारा आयन सोल्यूशन मतलब अप्रोटिक सोल्यूशन जो रहता है या सोल्यूशन जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी रहेंगी उतना वो जल्दी आयनाइजेशन देता है, जल्दी रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये हो गई SN1 की बात। अगर SN2 में देखा जाए तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज द रेट ऑफ SN2। अब इसमें क्या हो रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितना ज़्यादा ना पोलैरिटी रही तो SN2 का रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा। सो इन विच सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रीज़न है कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म फास्ट हो जाएगा, पर SN2 में हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एट अ टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे तो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा उसके बाद दूसरा ऐड होगा, पर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे दोनों साइमल्टेनियस बाइंड है, तो बस ये पॉइंट याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एंड पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज द न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट डीएक्टिवेट द सॉल्यूशन, क्योंकि जितना पोलर सॉल्वेंट रहेगा उतना वो न्यूक्लियोफाइल डीएक्टिवेट कर देगा सॉल्यूशन को, और उस वजह से हमारी रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SN1 मैकेनिज्म। तो कंपैरिजन में मैंने बता दिया आपको SN2 का और SN1 का, SN1 और SN2 सॉरी स्पेसिफिकली SN1 और SN2 को कौन से कैरेक्टर्स फेवर्स करते हैं वो भी हमने पढ़ लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोल सकते हैं आप, बोल दोगे मैडम सभी पार्ट को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, पर मेरे लिए सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस नया है तो हम क्वेश्चंस टैली अप नहीं कर सकते कि किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है, इस वजह से हमें ऑल ओवर पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो जहाँ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बताती हूँ कि SN1 SN2 इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नेम रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ये पार्ट आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ रहा तो स्किप भी कर सकते हो, पर स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के दिया है, और अगर आपको चाहिए तो फिर से मैं रिपीट भी करा दूँगी, तो अगर आपको जिनको भी रिवीजन लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए तो मैं रिवाइज करा देती हूँ, वैसे भी मैं अपना प्रीवियस पार्ट तो रिवाइज कराती ही हूँ, ठीक है। तो SN1 SN2 के बाद हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तो आगे की हमारे नेम रिएक्शंस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टेड पार्ट है। अभी तक बहुत थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हम बोर हो चुके थ्योरी पढ़ के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिक्स्ड रिएक्शंस पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम के अलग अलग रिएक्शंस है, तब तक हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, और अगर मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके देन बाय, तब तक गुड बाय।